Hello students, welcome in my class, and today we will continue our previous chapter, Lifeline of Indian Economy. Lifeline हमने पढ़ा कि वो कौन सी ऐसी लाइफलाइंस हैं जो इंडियन इकनॉमी को सपोर्ट करती हैं। तो उसमें हम पढ़ रहे थे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें रोड्स के बारे में उस दिन हमने डिस्कस किया था। रोड्स more efficient than any other means of transport or railways. So this topic has been done on previous day. Let us start our new topic. In Indian roads are classified in the 6 classes according to the capacity. कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो इंडियन रोड्स हैं उसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो रोड है वो है गोल्डन क्वार्टोरियल सुपर हाईवे। स्वर्णिम चतुर्भुज रेलवेज जो हैं वो हमारी सबसे पहली वो है, जिसे 21st सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया। ये 6 लेन सुपर हाईवे हैं। आप अच्छी तरह से इसके बारे में जानते हैं, और जो कि ये सुपर हाईवेज़ हैं जो कि चारों दिशाओं को 4 डायरेक्शंस को जो है वो इंडिया की 4 डायरेक्शन को जोड़ती हैं हमारी कंट्री की कैपिटल से। इसमें 2 कॉरिडोर्स हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो जो हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, नॉर्थ से साउथ मींस कि ये जो हाईवे है, ये सुपर हाईवे जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी को जोड़ता है। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो सिलचर असम में है, और असम से सिलचर से लेकर पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। मींस कि ये चारों दिशाओं को जोड़ने का काम करता है इंडियन कैपिटल से। जो इसका मेंटेनेंस है, इसकी मेंटेनेंस जो है वो सेंट्रल पब्लिक जो सेंटर के द्वारा की जा रही है। और ये बहुत ही मतलब ये इसलिए इंट्रोड्यूस की गई ताकि ट्रांसपोर्टेशन को स्पीड अप किया जा सके। तो जल्दी से राजधानी तक पहुंचने के लिए गोल्डन कॉरिडोरियल सुपरवे जो है वो यूज़ की जा रही है। नेक्स्ट हमारी जो है वो है नेशनल हाईवेज़। नेशनल हाईवेज़ जो है वो मेंटेन बाय द CPWD मीन सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा उसको मेंटेन किया जाता है। और इसका मतलब सारा रख रखाव, इसकी जो इसका कंस्ट्रक्शन है, इसकी मेंटेनेंस है, वो सारी की सारी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स के द्वारा की जाती है। जो ये नेशनल हाईवेज़ हैं डिफरेंट स्टेट्स को इंडियन कैपिटल मतलब कि दिल्ली से जोड़ती हैं। कि ये जो आपको इसमें मैं इसका एग्जांपल कोट करती हूँ। नेशनल हाईवे वो जो है NH1 क्या है, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने उस पर ट्रेवल किया होगा। जो दिल्ली टू करनाल रोड है, या यहाँ से पंजाब को जाती है, पिपली से हम उससे जुड़ते हैं, तो दैट इज़ नेशनल हाईवे। शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है क्योंकि उसे सबसे पहले बनाने वाला जो सम्राट था वो शेरशाह सूरी था, तो इसीलिए उसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। और उसके बहुत सारे पिलर्स भी आपको बड़े पुराने से, ब्राउन से, मटमैले से आपको रास्ते में दिखाई देंगे। तो वो सारे जो हैं वो इस बात का सिंबल हैं कि ये बहुत पुरानी जो है वो रोड है। इसके अलावा आपकी बुक में कुछ NH नंबरिंग दी गई है, और उसको आप
चेक करेंगे, उसे आप रीड करेंगे और वो आपका मैप वर्क भी है। तो उसको आप देखेंगे कि कौन सी जो NH1 है, NH7 है, NH8 है, वो कहाँ से कहाँ तक किसको क्या मिलाती है। देन स्टेट हाईवे जो है ये मेंटेन की जाती है PWD के द्वारा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये जो है वो स्टेट कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो स्टेट की कैपिटल से जुड़ती हैं, दे आर नॉन एज स्टेट हाईवेज़। ठीक है, जितने भी स्टेट में जितनी भी सिटीज़ होती हैं उनको स्टेट की कैपिटल से जोड़ने का काम करती हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड्स और अदर रोड्स जो होती हैं, नेचुरल है कि डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट से टाउन्स जुड़ते हैं, विलेजेस जुड़ते हैं, अदर रोड्स उन्हीं को कहा जाता है जो कि डिस्ट्रिक्ट से मतलब टाउन्स को जोड़ती है, विलेजेस को जोड़ती है। दे वर नॉन एज डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर रोड्स। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारी नेशनल इम्पॉर्टेंस रखती हैं रोड्स, दे वर नॉन एज बॉर्डर रोड्स। आपको नाम से ही थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि ये बॉर्डर रोड्स क्या हैं। बॉर्डर रोड जो हमारी कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ती हैं और ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। द पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके पीछे कि हमारी जो देश की सुरक्षा है इन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। इसको मेंटेन और कंस्ट्रक्ट कौन करता है? इसको इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था 1960 में। 1960 में ये इसके लिए ये स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, दैट इज़ नॉन एज इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस या इसकी क्या ये इतनी एसेंशियल क्यों होती हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारे बॉर्डर पर हमारे जो सैनिक हैं उन्हें हर चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें वहाँ तक पहुँचाने के लिए रोड्स की ज़रूरत है। फिर उनके लिए जो आर्म्स हैं या कि उनका फूड है, मतलब सप्लाई के लिए, उनके वेपन्स की सप्लाई के लिए, फूड सप्लाई के लिए, आर्मी को वहाँ तक पहुँचाने के लिए इन रोड्स को यूज़ किया जाता है। और दूसरा जो अदर इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वो भी इन्हीं सड़कों के द्वारा होता है। सो दीज रोड्स आर वेरी एसेंशियल और वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री। रोड्स can also be classified on the basis of the type of material used for their construction, such as मेटल रोड्स एंड अनमेटल रोड। तो हम इसको सड़कों को हमने उसके मेंटेनेंस के हिसाब से 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो उसके अलावा भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेस्ड भी हम सड़कों को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल रोड और अनमेटल रोड। मेटल रोड नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि जो पक्की सड़कें होती हैं, जिसमें कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है वो सीमेंट, कंक्रीट और बिटुमेन, कोल जो यूज़ किया जाता है, तो वो पक्की सड़कें कहलाती हैं। तो जो कि एवरी वेदर जो है वो ऑल वेदर रोड होती है, जब मतलब उन्हें कभी भी यूज़ किया जा सकता है। और जो अनमेटल्ड होती हैं, जो कि कच्ची सड़कें होती हैं, वो अनमेटल्ड रोड कहलाती हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता। दे आर नॉन एज अनमेटल्ड रोड्स। तो ये जो होती हैं रेनी सीज़न में यूज़फुल नहीं होती हैं। तो इस तरीके से ये जो है हमारी सड़कें जो है वो क्लासिफाई की जाती है। तो इसमें एक और आप टॉपिक ऐड कर लेंगे, प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रोड्स इन इंडिया। प्रॉब्लम्स वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडियन रेल रोड्स के द्वारा फेस की जा रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया जो नेटवर्क ऑफ रोड्स है वो बहुत ज़्यादा डेंस है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत है, ठीक है, और हमारी जितनी मतलब हमारी नीड है उतनी सड़कें नहीं हैं। अनमेटल्ड रोड बहुत है, अभी पूरी तरह से वो कंस्ट्रक्ट नहीं हुई हैं। हमारी जो ब्रिजेज़ हैं वो बहुत नैरो हैं,
और उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी रोड्स को फेस करनी पड़ रही हैं। अभी आप देखते होंगे, आप बहुत सारे सोशल मीडिया पर बड़ी सारी, कभी कहीं पर आ जाता है कि ये टूटी पड़ी है, कभी कहीं टूटी पड़ी है। तो ये सारी जो है हमारी रोड की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है रेलवेज़। रेलवेज़ जो है, नो डाउट रोड्स आर मोर एफिशिएंट देन रेलवेज़, लेकिन यहाँ पर हम रेलवेज़ की इम्पॉर्टेंस को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि रेलवे वो प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि कैरी करता है ह्यूज लोड्स और बल्कि जो गुड्स होती है उनको कैरी करने के लिए हमें रेलवेज़ की ही ज़रूरत है। अब जो वो भारी भरकम और अबॉर्डेंस में जो गुड्स को सप्लाई करना है वो रोड ट्रांसपोर्ट से नहीं हो सकता। जैसे कि आयरन है, कोल है, ये बहुत हैवी बल्कि ट्रांसपोर्टेशन है। तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि रेलवेज़, और किसी भी कंट्री की जो इकनॉमी है वो भी, उसके लिए रेलवे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कि आपने देखा भी होगा कि अभी तो है कि रेलवे भी जो है वो उसका भी प्राइवेटेशन होने जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन आपने अगर देखा होगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा रेलवे जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है, और उसे हम यूनियन लिस्ट में डालते हैं। रेलवेज़ जो थी वो यूनियन लिस्ट में थी। तो उस मीन्स कि ये किसका था, ये नेशन इम्पॉर्टेंट फीचर था, जिसके कारण कि इसको ये जो इतना इसके ये इकनॉमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। क्योंकि इसकी इस तरह से भी हम इम्पॉर्टेंस लगा सकते हैं कि ठीक है कि छोटी दूरियों के लिए रोडवेज़ जो है वो एफिशिएंट है, लेकिन लंबी दूरियों के लिए रेलवेज़ ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। मतलब वो थोड़ी क्या कह सकते हैं हम कि उसमें हमें आराम भी मिलता है और आराम से हम लंबी दूरियों को तय कर सकते हैं। वो थोड़ा चीप भी होती हैं, और जो गरीब लोग हैं या कि बहुत लंबी दूरियों में तक जाना है तो वो थोड़ा आरामदायक होती हैं। तो और एक ही समय में बहुत सारे पैसेंजर और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। इसका जो है ये इफ़ेक्ट करती हैं कि किस तरह से इसका नेटवर्क बहुत कुछ फिज़िकल फीचर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ये हम इस तरह से समझते हैं कि प्लेन एरियाज़ में और जहाँ पर जो लाइवलीहुड जहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ पर जो रिसोर्सेज होती हैं वो अधिक होती हैं, वहाँ पर नेटवर्क जो है रेलवेज़ का वो काफ़ी डेंस होता है। लेकिन जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर स्पार्स होता है वहाँ पे, क्योंकि ये इन्हें बनाना जो है वो माउंटेनियस एरिया में मुश्किल होता है। इसके लिए बजट और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी काम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स भी काम करते हैं कि हमारी जो मतलब शासन व्यवस्था है और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करती है। क्योंकि अगर हमारा इकोनॉमिक बजट होगा और अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की कोई प्लानिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग ही रेलवेज़ जो है वो बनाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि रेलवेज़ जो है वो नो डाउट कि हमारी इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट करती हैं, और इसका लेकिन इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण इनका जो नेटवर्क है वो थोड़ा कम रह जाता है। और हमारी रेलवेज़ जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स को भी फेस करती हैं। जो ब्रिजेज़ हैं, हमारे रिवर्स के ऊपर ब्रिजेज़ हैं, वो उतने अभी वाइड नहीं हैं। और इसके अलावा हिली ट्रेन्स जो है, पेनिनसुलर रीजन्स है, वहाँ पर भी ये ट्रैक्स जो है अभी पूरी तरह से नहीं बनाए जा सके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पर जब भी कोई एजिटेशन होता है तो सबसे पहले जो है उसका शिकार कौन होती है? हमारी रेलवेज़ ही होती है, हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी ही होती है। सबसे पहले तोड़फोड़ जो होती है वो रेलवेज़ की ही
होती है। तो रेलवे और इसके अलावा वहाँ थेफ्टिंग बहुत है, चोरी बहुत होती है, सामान को लोग चुरा लेते हैं, बेमतलब चेन्स खींच देते हैं। तो इस तरह से ये जो डैमेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है रेलवेज़ का। थैंक यू। ओके, देन न्यू लैंड ट्रांसपोर्टेशन जो है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो है पाइपलाइन। पाइपलाइन नेटवर्क जो है वो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले ये जो था वो नॉलेज में नहीं था। पहले पाइपलाइन जो थी वो सिर्फ वाटर सप्लाई के लिए यूज़ की जाती थी। नाउ इट ये जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ होने लगा है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैसे यूज़ होता है, जितना भी जो लिक्विड फॉर्म है वो अब जो है वो पाइपलाइंस के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, नेचुरल गैसेस है, फर्टिलाइज़र्स हैं, और जो है इनको थर्मल पावर प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए जो है अब पाइपलाइंस का यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ अ न्यू लैंड ट्रांसपोर्टेशन। तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन में एक नया शब्द जुड़ा है, दैट इज़ पाइपलाइन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसको अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन इसको अभी यूज़ किया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पहले सिर्फ वाटर सप्लाई हुआ करता था, लेकिन अब इसके थ्रू जो है वो ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है इन द लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में इसे ट्रांसफ़र, इवन दिन की सॉलिड भी सैलरी फॉर्म में उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इसमें हमारे 3 इम्पॉर्टेंट नेटवर्क हैं फ्रॉम द ऑयल फील्ड, अपर असम से लेकर कानपुर तक, सालिया से लेकर गुजरात से लेकर जलंधर तक, और हज़ीरा गुजरात से लेकर जगदीशपुर तक। ये 3 मेन जो है हमारा पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है। इसके इम्पॉर्टेंस इसलिए भी होती है कि इसमें देखिए ये जो हाईली फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स हैं, और रोडवेज से जाते समय कई बार इसमें एक्सीडेंट हो जाया करते थे, तो उससे अब इससे बचा जा सकता है। ठीक, और आराम से, और जो रास्ते में गिर जाता था या लीकेज हो जाती थी उससे भी इससे बचा जा सकता है। सो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा जो है वाटरवेज, और ये ओल्डेस्ट हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सबसे पुराना जो हमारा ज़रिया है ट्रांसपोर्टेशन का वो वाटरवेज ही है। वाटरवेज कैसे है कि आपको मालूम होगा कि सबसे पहले जो हमारी सिविलाइजेशंस डेवलप हुई वो रिवर बैंक्स पर हुई, जहाँ पर नदियों के किनारे हुई। नदियों से एक जगह से दूसरे कैसे पानी में लकड़ी जो है वो तैर जाती है, तो उसके ज़रिए सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन जो था वो नदियों से ही शुरू हुआ है। तो इसीलिए सबसे ओल्डेस्ट जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ वाटरवेज। तो वाटरवे जो है वो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। कैसे, ये इसमें कोई रोड मेंटेनेंस नहीं है, ठीक है, इसमें ये इको फ्रेंडली होता है, इससे बहुत जो है सामान, जो बल्कि सामान होता है उसको ट्रांसफ़र करना इजी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो फ्यूल है वो कम यूज़ होता है, क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो वाटरवेज का जो विंड ब्लोज होती हैं उसके ज़रिए जो है वो स्पीड अप हो जाता है, इसलिए इसमें फ्यूल जो है वो कम यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू अदर ट्रांसपोर्टेशन। तो जो हमारी मेन ट्रांसपोर्टेशन है वो इनलैंड और इनलैंड वाटरवेज हैं। इनलैंड क्या होते हैं और इंटरनेशनल। तो इनलैंड क्या होते हैं, जो देश के अंदर ही होते हैं। तो हमारे देश के अंदर कौन से ऐसे नेशनल वाटरवेज हैं, वो हैं 5, जिसे आपकी बुक में दिया हुआ है, और आप थोड़ा सा नज़र भी डाल लें। गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद, जिसका जो लेंथ है 1620 किलोमीटर। दूसरा हमारा नेशनल वाटर वेज नंबर 2 जो है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन
सादिया टू दुबई, इसकी लेंथ है 891 किलोमीटर। थर्ड वन इज़ द वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला टू चंपकरना कैनल, जिसकी लेंथ है 205 किलोमीटर। स्पेसिफाइड नेक्स्ट है स्पेसिफाइड स्ट्रेच ऑफ गोदावरी और कृष्णा रिवर अलॉन्ग विद काकीनाडा पांडिचेरी, इसकी लेंथ है 1078 किलोमीटर। और फिफ्थ वन इज स्पेसिफाइड स्ट्रेच ऑफ रिवर ब्रह्मणी अलॉन्ग विद द माताई, जिसकी लेंथ है 588 किलोमीटर। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे, इसमें कई बार इसको आपके लिए ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है कि नेशनल वाटरवेज को आप एक्सप्लेन करिए। तो इसके बाद हमारे जो इंटरनेशनल सी पोर्ट्स हैं वो हैं हमारे जिसके साथ कि हमारा फॉरेन ट्रेड होता है, जिनके थ्रू, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं नेशनल इकनॉमी के लिए, क्योंकि यही वो ज़रिया हैं जहाँ से हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है वो प्राप्त होती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहीं से किया जाता है। तो हमारा सबसे पहला जो हम इसको इस तरीके से ले लेंगे कि जो हमारी शेप है इंडिया की, इंडिया का हम देखते हैं कि जो साउथ में है वो इस तरह से, और हमारा यहीं से यहाँ वेस्ट से ये सी पोर्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, गुजरात से और इधर कैलकाटा तक जो मेन हमारे सी पोर्ट्स हैं इंटरनेशनल, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये मेन जो सी पोर्ट हैं वो 12 हैं, जिनमें मैं कुछ के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहला कांडला, जो कि गुजरात में है। गुजरात में इसे हमने आज़ादी के बाद बनाया, आफ्टर इंडिपेंडेंस बनाया, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो मेन कोच्चि का जो हमारा सी पोर्ट था वो पाकिस्तान में चला गया था, जो कि नेशनल इम्पॉर्टेंट था। लेकिन उसके वहाँ जाने के बाद ये कांडला जो पोर्ट था वो आर्टिफिशियल पोर्ट यहाँ पर बनाया गया, जो कि हमारा पंजाब, हरियाणा और उसका सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है इसी पर उसका प्रेशर होता है। अगर ये नहीं बनाया जाता तो सारा प्रेशर जो था वो बॉम्बे पर चला जाता, इसलिए इसको बनाया गया है। तो इट वाज फर्स्ट पोर्ट टू बी डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इज आल्सो नॉन एज द दीन दयाल पोर्ट, इसे दीन दयाल पोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मुंबई पोर्ट, और मुंबई पोर्ट जो है वो एक नेचुरल पोर्ट है, और यहाँ ये नेचुरल पोर्ट मीन्स कि आप नेचर के द्वारा जो जैसे कि कटा फटा सा वो होना चाहिए, जहाँ पर जहाज आराम से रुक सकते हैं, तो ये हमारा नेचुरल पोर्ट है और सबसे पुराना पोर्ट है और इस पर बहुत सारा प्रेशर रहता है हमारा, और उस प्रेशर को कम करने के लिए महाराष्ट्र में मुंबई में ही एक दूसरा पोर्ट बनाया गया है जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहा जाता है। तो थर्ड वन इज़ फोर्थ वन इज़ मारमा गोवा, जो कि गोवा में है, और ये प्रीमियर पोर्ट है जहाँ से आयरन जो हमारा हब है, साउथ में जो आयरन और का हब है, वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, इसीलिए इसे प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन है कोच्चि, जो कि केरल में है, केरल साउथ वेस्टर्न पोर्ट, और ये जो एक्सट्रीमली साउथ ईस्ट पोर्ट है। इसमें ऐसे होता है, बेटा आपको ये मालूम होना चाहिए डायरेक्शन वाइज, मैं आपको पहले भी पीछे भी समझा के कि हमारी यही डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जो मोस्ट साउथ पार्ट है ये है हमारा, तो जो ईस्ट साउथ पार्ट है वो ये है। मोस्ट ईस्ट साउथ पार्ट मीन्स केरल जो है सबसे ईस्ट का जो है, सॉरी वेस्ट साउथ पार्ट है, ये ईस्ट नहीं है, वेस्ट साउथ पार्ट जो है, मोस्ट वेस्ट साउथ पार्ट जो है हमारा कोच्चि का है, और मोस्ट ईस्ट साउथ पार्ट जो है वो तूतीकोरन है। तो यहाँ पर जो हम कहते हैं कि साउथ में जो
मोस्ट साउदर्न जो हमारा सी पोर्ट है दैट इज़ तूतीकोरन, जो कि तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से आपको ये समझना है, अपनी बुक खोलकर आप मैप में इसको समझेंगे। नेक्स्ट है चेन्नई, जो कि ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। बॉम्बे इज़ द नेचुरल पोर्ट बट चेन्नई इज़ ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, जिसे कि इंसान ने खुद बनाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसलिए ये भी अपने आप में सबसे पुराना है और बहुत पुराने समय से अंग्रेज़ों ने इसे बहुत यूज़ किया है। ठीक है, तो ये पोर्ट है। विशाखापट्टनम, ये हमारा जो है डीपेस्ट लैंडलॉक्ड और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। डीपेस्ट लैंडलॉक्ड का मतलब होता है कि ये जिस तरीके से ये इस ऐसे बना हुआ है तो अंदर की तरफ जाकर लैंडलॉक्ड है, मतलब कि ये सी से अंदर की तरफ जाके इसको लैंड से, मतलब लैंड पर ये प्रोटेक्टेड है, मतलब सी से इसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये इस तरीके से बहुत लैंडलॉक्ड है, मतलब अंदर की तरफ जाकर ये लैंड पर बना हुआ पोर्ट है। नेक्स्ट है पारादीप, जो कि उड़ीसा में है और यहाँ से भी आयरन और जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट कोलकाता, कोलकाता इज़ एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवराइन पोर्ट? रिवराइन पोर्ट का मतलब क्या होता है? ये जो होता है ये कभी कभी तो डायरेक्टली सी से जुड़ा होता है और कई बार ये सी से जुड़ा हुआ नहीं होता, मतलब कई ड्राई होता है और कई बार ये सी से जुड़ा हुआ नहीं होता, तो इसे रिवराइन कहा जाता है। मतलब नदी के द्वारा अगर किसी पोर्ट को उससे जोड़ा जाता है, किसी प्लेस से जोड़ा जाता है, दैट इज़ नोन एज रिवराइन। ठीक है, तो कोलकाता जो है वो शहर के मतलब कि वो अंदर की तरफ है स्टेट के, तो उसे जोड़ा गया है नदी के द्वारा, हल्दिया नदी के द्वारा इसको सी से जोड़ा गया है और उसका प्रेशर कम करने के लिए एक और पोर्ट बनाया गया है जिसे हल्दिया पोर्ट कहा जाता है। उसका सब्सिडरी है, उसका स्पोर्टिव पोर्ट है हल्दिया। तो इस तरह से हमारे मेन इम्पॉर्टेंट जो सी पोर्ट्स हैं वो 12 हैं और वो आप उसको बुक पर अच्छी तरह से पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।